हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल नॉलेज अरीना। यहाँ स्टडी से रिलेटेड आपको वीडियोस डेली मिलते रहती हैं। तो पढ़ा रहा था का टॉपिक है जो आपका पहला चैप्टर है क्लास 11 एनसीईआरटी का जो बुक है वो पहला मुझे मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। मैं इससे पहले 3 वीडियोस बना चुका हूँ इस के ऊपर। आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाकर आप देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे बताया है समुच्चय क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, समुच्चयों का समुच्चय, सर्व समुच्चय का अंत, इतने टॉपिक को मैंने कवर किया है। आपने अभी तक नहीं देखा उस वीडियो को जाइए देख लीजिए, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं समुच्चय चैप्टर का अंतिम टॉपिक के ऊपर। जो चैप्टर है समुच्चय उसका अंतिम टॉपिक जो है वेन आरेख से प्राप्त महत्वपूर्ण परिणाम। जो वेन आरेख होता है उससे जो प्राप्त हमें कुछ महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हैं। आपको परिणाम का केवल एक फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है, इस क्या परिणाम है करके, ठीक है। चलिए मैं उस फॉर्मूला को लिख लेता हूँ। वेन आरेख हमें उतना जानने की ज़रूरत नहीं है 11th क्लास में, ठीक है। तो चलिए मैं इस जो महत्वपूर्ण परिणाम जो प्राप्त उसे हम लिख लेते हैं पहले। तो ये है वो फॉर्मूला पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है एन ए संघ बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी। ये एक फॉर्मूला है, इसकी सहायता से बहुत सारे सॉल्व होंगे, कैसे आगे बताएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। ये तो हो गया फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? ये आपका फॉर्मूला है, इसको याद रखना। ये तो ए सर्वनिष्ठ बी, ए सर्वनिष्ठ बी बराबर फाई को क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय है। फाई क्या होता है? रिक्त समुच्चय होता है और उसमें कुछ भी अवयव नहीं, रिक्त समुच्चय है। एक तौर पे 0 हो जाएगा वो, तो ए सर्वनिष्ठ बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा। तो हम इसे नहीं लिखने से पड़ेगा। तो हमारे पास और क्या फॉर्मूला हो जाएगा? हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एन ए बी बराबर एन ए प्लस एन बी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया 2 फॉर्मूला। यदि केवल 2 तत्व दिए हों, जैसे ए और बी, 2 चीज़ें दी हुई गई हों, तो इस फॉर्मूला का हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि ए बी के साथ कोई तीसरा अवयव या तत्व सी दिया हो, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? मैं उसके लिए भी फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ये तो 2 के लिए हो गए, ए वाले ये तो 2 के लिए हो गए, अब 3 के लिए लिखते हैं फॉर्मूला, फिर उसके बाद क्वेश्चन बनाना, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नॉर्मल है ए बी को याद रखना है एन एन बी माइनस एन निष्ठ बी। अगर ये निकालो तो ये निकालने के लगा तो आपको इस सूत्र यूज करना है। ये निकालना होगा तो इन दोनों का आपको पक्षांतर कर देना है। ये निकालना है तो इन पक्षांतर कर देना है। आपको एन बी निकालना है तो और ए सर्वनिष्ठ बी को पक्षांतर कर देना है। पक्षांतर करते के कर को हल करना है। तो चलिए मैं जो 3 तत्व होंगे तो उनके लिए फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं। तो ये है यदि तत्वों के लिए सूत्र या फॉर्मूला ए संघ सी, ए बी सी है, तीनों को एन ए एन बी एन सी करके रूप में लिख दिया। एक बार इन दोनों का लिया, एक बार बी का सर्वनिष्ठ लिया, माफ कीजिएगा, एक बार ए बी का सर्वनिष्ठ लिया, एक बार बी सी का सर्वनिष्ठ लिया, ऋण एक बार ए सी का सर्वनिष्ठ लिया। जो सर्वनिष्ठ वाला जो चीज है वो है और संघ वाला जो चीज है वो हमेशा रूप में रहता था, है ना। टू देखें तो ये होता एन ए था तो एन ए, देखिए एन ए एन बी को के रूप में लिख दिया। उसी प्रकार से ये भी एन ए एन सी माइनस ए सर्वनिष्ठ बी माइनस बी सर्वनिष्ठ सी माइनस एन सी सर्वनिष्ठ
ए ये सर्वनिष्ठ प्लस में यहाँ और है प्लस एन सर्वनिष्ठ भी एक चीज हुआ है, ठीक है। चलिए अब सुनते हैं आपके एनसीईआरटी बुक्स और हल, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ प्रश्न है लिया, यदि x और y ऐसे समुच्चय है कि n बराबर n y बराबर 23 और साथ ही दिया है n x संघ y बराबर है 30, तो आपको ज्ञात करना है n x सर्वनिष्ठ y ज्ञात है। मैंने जो फॉर्मूला बताया है उसके ए बी की जगह एक्स वाई हमको रखना है। ए बी की जगह एक्स भी हो सकता है, पी तक कुछ भी हो सकता है, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ना वर्णमाला के उन सभी यूज हो सकता है की जगह में, ठीक है। पहले हम हल करते हैं, हल लिखते हैं पहले हल, और जो जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया क्या क्या दिया गया है हमारे पास, एन एक्स बराबर दिया गया है 17, एन वाई बराबर दिया गया है 23, एन एक्स बराबर दिया गया है 38, ठीक है। ये तीन चीज़ें दिया गया है और हम फॉर्मूला से क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या कहते हैं सूत्र से, हम सूत्र जानते हैं कि जो एक्स संघ वाई बराबर होता है एन एक्स धन एन वाई ऋण एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई, ठीक है। एक्स सर्वनिष्ठ वाई हम देखिए एन एक्स मान दिया गया है, एन वाई मान दिया गया है और एन एक्स संघ वाई मान दिया गया है। इसका मान निकालना है। पहले चलिए सबका मान रख देते हैं, उसके बाद इन्हें पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर एन एक्स संघ वाई का मान कितना दिया गया, 38, लिख से 38, एन एक्स का मान कितना दिया गया है 17, एन का मान दिया है 23 ऋण एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई का मान नहीं दिया गया, वो हमें निकालना है, ठीक है। चलिए करते हैं, 38 ही रहेगा और 17 और 23 को जोड़ेंगे तो कितना 40, ठीक है। ऋण एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई, ठीक है। अब पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर करेंगे तो 38 है, ये धन में है, इधर आगे क्या हो जाएगा ऋण 40 बराबर ऋण एक्स सर्वनिष्ठ वाई, ठीक। अब क्या कर दें, इसे हल कर देंगे, इसे हटा देंगे तो कितना जाएगा ऋण 2 बराबर ऋण एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई। अब ये ऋण से ऋण कट गया तो क्या आ गया 2 बराबर एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई, या लिख सकते हैं इसे कितना गया ये, या हम इस प्रकार से भी लिखते हैं एक्स सर्वनिष्ठ वाई बराबर, तो यही निकालना था क्वेश्चन में, एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई ज्ञात करना था, तो हमने इसे ज्ञात कर लिया एक्स एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक। तो ये तो नॉर्मल है ना, आप प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, एक जगह बस हमने एक्स वाई लिखा और इसे हल कर दिया, ठीक। चलिए अब एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए यहाँ एक दो क्वेश्चन लिए, यदि एस और टी दो ऐसे समुच्चय हैं, एस में अवयव टी में
30 अवयव और एस सर्वनिष्ठ टी में 11 अवयव हैं। बताइए एस संघ टी में कितने अवयव हैं या होंगे। ठीक है, कितने अवयव को बतलाना पड़ेगा। पहले सबसे पहले लिखते हैं हल। हल में क्या लिखना है, जो दिया गया है। दिया है क्या क्या दिया है, लिख लेते हैं। पहला तो दिया गया है एस में 21 अवयव, मतलब एन एस बराबर दिया गया है 21 अवयव। ठीक है, और टी में 32 अवयव, एन टी बराबर 32 और एस संश्लिष्ट टी एस सर्वनिष्ठ टी बराबर दिया गया है 11 अवयव। ज्ञात क्या है, एन एस सर्वनिष्ठ संघ एस संघ टी बराबर हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो हम लिखेंगे फॉर्मूला से जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं फॉर्मूला से एन एस संघ टी बराबर एन एस, सॉरी ए भी लिख रहा था, एन एस एन टी ऋण एन एस सर्वनिष्ठ टी। ठीक है, ये सूत्र हम जानते हैं, ये सूत्र हमने जाना, आपको शुरुआत में बताया था। ये सूत्र एस टी, यहाँ एस टी की जगह ये भी रखा था, यही मतलब है, इसमें कुछ भी थे ए से लेकर तक। ठीक है, तो एस से एन एस एन टी और माइनस एन सर्वनिष्ठ। अब बस हमें बस मान रखना और बस आंसर आ जाएगा। देखते हैं, इसका हमें ज्ञात करना है एन एस सर्वनिष्ठ टी हमें ज्ञात करना है। एन एस का मान कितना दिया गया है, 32 धन एन टी का मान कितना दिया गया, एन एस का मान दिया गया है 21। यहाँ लिखते हैं 21 एन टी का मान दिया गया 32 ऋण एन एस सर्व टी का मान कितना है, 11। ठीक है, अब हल करेंगे एन एस सर्वनिष्ठ टी, एन एस संघ टी बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, इससे घटा देंगे, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 1 3 और ये कितना हो गया 53 ऋण 11 ऋण 11 एन संघ टी बराबर हो जाएगा 42। ठीक है, तो होप करता हूँ आपसे आपको ऐसे नॉर्मल आपसे जाने चाहिए। ठीक, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको एन ए का किसी किसी क्वेश्चन में एन ए एन बी को भी लिखा जाएगा, आंसर लाना। ठीक, एन बी क्वेश्चन हल कर लेते हैं, इसके आर निकालने वाले हमने क्या मान लिया, इस मान निकाले इन दो क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन इसका या इसका मान निकालना। ठीक है, चलिए उस टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। चलिए यहाँ मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछेगा, है ना, कम से कम 3 बार पूछेगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, संख्याओं को बदल कर दिया जाता है लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ना कोई एन ए लिखा है, एन ए बी एन सर्वनिष्ठ बी यही लिखा है, यार आपको मानना पड़ेगा क्या एन ए एन बी है, क्या एन कौन सा एन ए बी है, क्या एन ए सर्वनिष्ठ बी है। हमको खुद मानना पड़ेगा और सही सही मानना पड़ेगा, मानना भी खुद और सही मानना पड़ेगा, सही है। चलिए शुरू कर, हल लिखते हैं, तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा तब आपको समझ आएगा। ठीक है,
हमें हमें कहा जा रहा है एक विद्यालय में 20 शिक्षक हैं, ठीक है। ये शिक्षक गणित शिक्षक हैं, वो शिक्षक गणित पढ़ाते हैं, भौतिकी पढ़ाते हैं। कहा है इनमें से 12 शिक्षक हैं गणित पढ़ाते हैं और 4 शिक्षक और भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं, गणित भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं। तो हमें बताना है कि भौतिकी पढ़ाने वाले कितने टीचर हैं, ठीक है। बस इतना हमको बतलाना है। कौन सा पहले हम लेते हैं। हमें कुछ नहीं दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। गणित तो मानना पड़ता है बार बार। माना गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों, माना गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों का समुच्चय ए है। माना जो पढ़ाने वाले टीचरों हैं, शिक्षक हैं, उनका समुच्चय क्या है, मान लिया हमने, माना। तथा भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षकों का समुच्चय है। माना गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों का समुच्चय ए है तथा भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षकों का समुच्चय बी है, हमने मान लिया। तो क्या क्या दिया है हमने लिखना पड़ेगा। क्या क्या दिया है, दिया है क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, चलिए पढ़ते हैं धीरे धीरे। विद्यालय में 20 शिक्षक हैं, मतलब नाम में सभी को लिखा जाता है। सभी किस में आते हैं, संघ में आते हैं। याद करिए, संघ में मैंने बताया यदि 2 शिक्षक हैं, उनमें से सभी को लिखा जाता है। जो उभयनिष्ठ होता है एक बार लिखा जाता है। तो यहाँ पर 20 शिक्षक हैं, तो क्या इन विद्यालय के शिक्षकों को संघ के रूप में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं इसे एन ए संघ बी बराबर बी। मतलब टोटल जो टोटल होता है संघ, जो कुल रहता है ना, उससे हम कह सकते हैं, अगर समझना चाहे जो टोटल होता है संघ कहते हैं। और जो सिर्फ कॉमन रहता है, उभयनिष्ठ रहता है, उभयनिष्ठ रहता है हम है सर्वनिष्ठ, ठीक है। ये हो गया। और एन दिया गया है हमारे पास, एन ए दिया गया है, कितना दिया गया है, 12। कैसे दिया गया, मैंने इनमें 12 गणित पढ़ाते हैं और हमने पढ़ाने वाले को क्या था, ए माना था। तो ए बराबर हो 12। एन बी बराबर, एन बी क्या माना है हमने, भौतिकी पढ़ाने वाले, एन बी क्या माना है हमने, भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षकों का समुच्चय बी है। हमें दिया गया है कि भौतिकी के टीचर पढ़ाते हैं, हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें एन बी को क्या करना है, ज्ञात है। और तो क्या दिया है हमारे पास, एन ए सर्वनिष्ठ बी, ये एन है, ठीक है। ये हमारे दिया गया, कितना दिया गया है, ये 4 जो वही दिया गया है। तो हमने कैसे जाना, संघ जो टोटल होता है, ए हमने माना था ए गणित वाले टीचरों को, तो हमने 12 लिख दिया। भौतिकी वाले को हम ज्ञात करना, क्वेश्चन में लिखा गया है। और 4 जो है दोनों पढ़ाते हैं, मतलब 4 जो टीचर है पढ़ाते हैं, दोनों कॉमन है, उभय है, जो दोनों पढ़ाते हैं। हमने लिया 4, ठीक है। फिर हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं सूत्र, हम जानते हैं सूत्र से लिखना जरूरी नहीं है। हम जानते केवल इतना लिख देने से का काम, ठीक है। एन ए संघ बी बराबर एन ए धन एन बी एन ए सर्वनिष्ठ बी, ठीक है। ये जानते हैं सूत्र से। सबका मान एन ए बी का मान कितना दिया है, बी। एन ए का मान कितना दिया गया है, 12।
एन बी का हमको ज्ञात करना है, इसे जस का तस लिख देते हैं। और एन ए सर्वनिष्ठ बी का मान किया गया है 4 दिया गया है। ठीक है, 20 बराबर 12 में से 4 गया 8 धन एन बी, इसे 8 को इधर पक्षांतर कर देते हैं 20 है, इधर जाके क्या हो जाएगा ऋण 8 बराबर एन बी। तो 20 में से हम 8 आएंगे तो कितना आ गया 12 बराबर एन। ठीक है, या ऐसे हम लिख देंगे एन बी बराबर क्या हो जाएगा 12, मतलब हुआ एन बी बराबर 12 मतलब, अतः क्या लिख लेते हैं, अतः जो है 12 शिक्षक हैं वे भौतिकी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने 3 क्वेश्चन बता दिया है और 3-4 क्वेश्चन बताएंगे, फिर चैप्टर खत्म होगा। थोड़ा और इजी क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं लेंगे, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन लेंगे, है ना, जिसमें थोड़ा ज़्यादा मानना पड़ेगा, उस टाइप का एक क्वेश्चन लेंगे जो कि ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया गया है, 400 व्यक्ति का एक समूह है, मतलब टोटल व्यक्ति कितने हैं 400, और टोटल का मतलब क्या बतलाया पिछले क्वेश्चन में, उसका मान होता है संघ। ठीक है, 4 व्यक्ति का एक समूह, 250 व्यक्ति जो है उन्हें हिंदी भाषा बोल सकते हैं और 200 व्यक्ति जो हैं वह है अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो हमें बतलाना है कितने व्यक्ति दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, अंग्रेजी एवं हिंदी। ठीक है, मतलब हमें ए सर्वनिष्ठ बी ज्ञात करना है। ठीक है, क्योंकि दोनों जो बोल सकते हैं उसे हम सर्वनिष्ठ देंगे ना। पिछला क्वेश्चन में भी कौन ऐसे दो, सॉरी, जैसे पिछला क्वेश्चन में था 4 टीचर जो थे भौतिकी और गणित पढ़ा सकते थे, तो उसे हमने सर्वनिष्ठ में लिया था ना, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में सर्वनिष्ठ को ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हल लिखते हैं और कुछ मान लेते हैं। माना अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति, अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति, माना अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति समूह ई हिंदी बोलने वाले व्यक्ति, माना अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति का समूह और हिंदी बोलने वाले व्यक्ति का समूह एच है, तब अंग्रेजी का इंग्लिश वर्ड में अक्षर ई होता है, हिंदी का एच होता है, इसलिए ई और एच यहाँ यूज किया गया है, आपको सरल लगे इसलिए। तो कितने व्यक्ति हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, क्या क्या दिया है, अर्थात है ना दिया है, एन एच जो दिया गया है, कितना दिया गया है 250, एन ई कितना दिया गया, इंग्लिश कितना लोग बोल सकते हैं, कितना दिया गया 2, और टोटल के एच संघ ई कितने 400। ठीक है, टोटल कितने हैं 400 है। तो हम जानते हैं सूत्र क्या है, हम जानते हैं कि एन एच संघ ई बराबर एन एच प्लस एन ई ऋण एन एच सर्वनिष्ठ
ई, मतलब ये हमको ज्ञात है। एन एच सर्वनिष्ठ ई हमें ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब जो दोनों ही भाषा बोल सकते हैं वैसा हमें ज्ञात करना है, उसे ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, इसका मान कितना दिया गया है 400। एन एच का मान दिया गया है 250, 250। और एन ई का मान कितना दिया गया है 200। और ये हमें ज्ञात करना है ई एच संघ ई। यहाँ पर थोड़ा हो जाता कभी कभी। 400 बराबर 200 एन सर्वनिष्ठ, ठीक है। तो हल करेंगे। 400 बराबर, इसे जोड़ेंगे तो 450 ऋण एन सर्वनिष्ठ ई, ठीक। अब इसे हल करते हैं, उधर पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करेंगे 400 इधर है, इधर आके ऋण 450 बराबर ऋण एन एच सर्वनिष्ठ ई, और कोष्ठक फिर इसे हटाएंगे, धन ऋण का ऋण घटा देंगे, आ जाएगा ऋण 4 बराबर ऋण एन एच सर्वनिष्ठ ई। ये देखिए ऋण 50 ऋण एच सर्वनिष्ठ ई, तो ये ऋण से ऋण कट गया, तो हमारे पास क्या मिला, एन एच सर्वनिष्ठ ई बराबर मिला 50। तो ये हो जाएगा आंसर। मतलब हम इन 400 व्यक्ति में से सिर्फ 50 ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर। चलिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन मैंने लिया है जो पिछला ही क्वेश्चन से मिलता जुलता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थियों को हिंदी, 50 विद्यार्थियों को अंग्रेजी और 25 विद्यार्थियों को दोनों भाषाएं आती हैं। तो विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है। मतलब जितने भी विद्यार्थी हैं ना, जितने दिया नहीं गया है, जितने भी विद्यार्थी हैं कुछ, ठीक है, या तो हिंदी जानते हैं या तो अंग्रेजी। तो समूह में कुल कितने विद्यार्थी थे हमको बतलाना, मतलब क्या ज्ञात करना है, संघ करना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, हल करते हैं। हल, माना हिंदी जानने वाले विद्यार्थियों को पूछे, माना हिंदी जानने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय कितने, एन मान लिया, एन मान लो या सिर्फ एच मानने से चलता है, ठीक है। एन मान लो या सिर्फ, कोई दिक्कत, मान लो एन एच मान लो या एच, ठीक है। तथा अंग्रेजी जानने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय है, ठीक है। हमने मान लिया जो हिंदी जानते हैं एच लिया, और जो इंग्लिश जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, उसे हमने ई मान लिया पिछले क्वेश्चन के। तो अब हम बताते हैं क्या किया गया पहले। हाँ चलिए मैंने ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा लिया है। यहाँ क्या क्या देख लेते हैं, दिया है, क्या दिया गया है, एन एच। हिंदी वाले कितने स्टूडेंट हैं, वो हैं 100, ठीक है। और सिर्फ इंग्लिश वाले कितने हैं, 50। और कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों जानते हैं, एच, दोनों जानने के लिए हम यहाँ सर्वनिष्ठ का यूज करेंगे, एच ई बराबर कितने हैं, 25 विद्यार्थी हैं जो जानते हैं, ठीक है। ये 3 चीज ज्ञात है, हमें क्या ज्ञात नहीं है उसे ज्ञात करना है, एच संघ ई ज्ञात करना बराबर क्वेश्चन मार्क। हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं वो हमें ज्ञात नहीं है,
वो हमें ज्ञात करना है। इस जो फॉर्मूला है उसकी सहायता से हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला क्या जानते हैं क्या जानते हैं फॉर्मूला हम फॉर्मूला जानते हैं कि n जो h संग सॉरी यहाँ सर्वनिष्ठ लिख दिया मैंने। फॉर्मूला से h संघ e बराबर होता है n h धन n e ऋण n h सर्वनिष्ठ e होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं और हमें करना है ये। फिर सूत्र का बस मान रख लेते हैं। h e बराबर एन एच का मान कितना दिया गया है 100, एन ई का मान कितना दिया गया है 50, ऋण एन सर्वनिष्ठ ई का मान दिया गया है 25। ठीक है, इन तीनों को हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हल चलिए, एन एच संघ ई बराबर 100, 50 हो गया 150, 25 और हो जाएगा एन एच संघ ई बराबर हो गया 125। मतलब टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या थी ना वो 125। ठीक है, तो ये समुच्चय का टॉपिक का ये अंतिम क्वेश्चन है। मतलब ये जो टॉपिक चल रहा था वेन आरेख का जो महत्वपूर्ण परिणाम वाला जो टॉपिक जो सूत्र वाले चल रहा था, ये अंतिम क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हें आप हल कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके उन क्वेश्चनों को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अंतिम क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं क्या आप कहना चाह रहा है यह क्वेश्चन, फिर इसे हल भी करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा गया 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित हैं, है ना। 200 व्यक्ति जो हैं किसी चर्म रोग से पीड़ित हैं। इनमें 120 व्यक्ति जो है एक केमिकल रसायन C1 तथा 50 व्यक्ति रसायन C2 और 30 व्यक्ति रसायन C1 और C2 दोनों से प्रभावित हैं। 200 व्यक्ति जो हैं चर्म रोग से पीड़ित हैं, जिसमें से 120 है जो C1 से पीड़ित है और 50 जो है C2 से पीड़ित है। जो 30 व्यक्ति है C1 और C2 दोनों रसायनों से पीड़ित है। तो हमें बतलाना है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रभावित हों। ठीक है, जो प्रभावित हुए हों। यहाँ हुए हों लिखा गया है, पर 3 चीज़ें लिखा गया है। पहला लिखा है क्या क्या ज्ञात करना, ये खुद ही दे दिया गया है। रसायन पीड़ित हो किंतु रसायन C2 से नहीं। पहला हमको ज्ञात करना है C1 से पीड़ित है लेकिन C2 से नहीं। दूसरा ज्ञात करना है C2 से है लेकिन C1 से नहीं। दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, रसायन C2 से पीड़ित है C1। तीसरा हमें ज्ञात करना है रसायन C1 और रसायन C2 दोनों से ही पीड़ित है। ये 3 चीज ज्ञात करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चलिए हल इस क्वेश्चन को। चलिए क्या लिखेंगे, पहले कुछ मान लेते हैं। माना रसायन C1 से प्रभावित व्यक्तियों का समुच्चय। माना जो रसायन C1 से प्रभावित व्यक्तियों का समुच्चय, माना रसायन C1 से प्रभावित व्यक्तियों का समुच्चय A है, A मान लिया, तथा C2 रसायन से प्रभावित तथा C2 रसायन से जो प्रभावित व्यक्ति का समुच्चय B समुच्चय माने B है।
जो C1 से जो प्रभावित थे उसे हमने ए मान लिया, उन व्यक्तियों को ए मान लिया, और जो C2 रसायन से जो प्रभावित थे उन व्यक्तियों को हमने बी नाम दे दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया गया है पहले उसे हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया गया है हमारे पास, हमें दिया गया है NU बराबर 200, मतलब U हमने किसे माना है, 200 व्यक्ति जो चर्म रोग से पीड़ित थे। उन चर्म रोग पीड़ित जो पूरे 200 थे, उनमें से 120 C1 से, 50 C2 से, और 30 व्यक्ति जो C1 C2 दोनों से प्रभावित थे। तो हमने जो U मान लिया वो सभी चर्म रोग को हमने U मान लिया। ठीक है, जो टोटल व्यक्ति थे, जो कुल व्यक्ति थे कितने थे, 200। ठीक है, NU बराबर हमने 200 ले लिया। एक C1 रसायन से प्रभावित थे, क्योंकि हमने C1 से जो प्रभावित व्यक्ति को समुच्चय को A माना था, तो C1 से कितने प्रभावित हैं, 120, और C2 से कितने प्रभावित हैं, C2 से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या थी 50। ठीक है, ये तीन चीज़ हमें दिए गए हैं, और एक चीज़ दिया गया है जो दोनों से प्रभावित है। दोनों मतलब उभयनिष्ठ, और उभयनिष्ठ मतलब सर्वनिष्ठ, है ना, मतलब NA सर्वनिष्ठ B बराबर दिया गया है 30। ये सब चीज़ आपको लिखना आना चाहिए, मानना आपको आना चाहिए, किसे क्या माने, और जो दिया गया है किस प्रकार से हमने निकाला। ठीक है, ये आना चाहिए। तो अब इतना लिख लिया। अब जो जो कंडीशन दिया गया था, जो जो स्थितियाँ दी गई है, उन्हें हल करते हैं। पहला कंडीशन क्या था, पहला क्या था हमारे पास, रसायन, पहला था रसायन C1 से प्रभावित किंतु रसायन C2 से नहीं प्रभावित व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, C1 से प्रभावित किंतु C2 से नहीं प्रभावित, मतलब C1 से प्रभावित है और C2 से नहीं, उनको हमें ज्ञात करना है, पहला कंडीशन को। ठीक है, तो लिखते हैं NA ऋण B। ये कैसे लिख लिया हमने, A ऋण B, A ऋण B हमने लिखा है जो C1 से प्रभावित है लेकिन C2 से नहीं। ये आप समुच्चयों के अंतर में भी आपने देखा होगा, ऐसे अवयव जो A में है परंतु B में नहीं, कुछ इसी प्रकार से लग रहा है ना, तो इसे हम अंतर में मान लेते हैं। A में है परंतु B में नहीं, तो A जो है उसे हम आगे लिखते हैं हमेशा, NA को हमने आगे लिख लिया, और ऋण क्या किया, क्या से है, C नहीं, C से प्रभावित नहीं है, पर जो दोनों का सर्वनिष्ठ है उसे लिखेंगे हम। क्योंकि वह C1 से तो प्रभावित है लेकिन C2 से नहीं। और जो ये सर्वनिष्ठ वाला टॉपिक, सर्वनिष्ठ में क्या लिखा था, जो C1 और C2 दोनों से प्रभावित है। ऐसा भी हो सकता है कि जो C2 से जो प्रभावित तो 50 हैं लेकिन वो C1 से प्रभावित ना हो, इसलिए हमने यहाँ पर NA सर्वनिष्ठ B को लिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हल करेंगे। तो NA ऋण B कितना जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 120 NA है, और ये कितना है 30, तो NA ऋण B बराबर आ जाएगा 90। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया, जो रसायन C से जो प्रभावित है वो कितने हैं, 90 हैं, और यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है जो C1 से प्रभावित है वो 90 है, सिर्फ 90, और C2 से नहीं। मतलब ऐसे व्यक्ति इतने हैं कि जो C1 से प्रभावित है ना वो सिर्फ 90 हैं, C2 से नहीं वाले। तो ये पहला जो कंडीशन था उसका आंसर है। चलिए अब दूसरा कंडीशन जो है उनका आंसर देखते हैं क्या आता है। पिछला कंडीशन में हमने क्या निकाला, जो C1 से प्रभावित है C2 से नहीं। इस कंडीशन में हमें C2 से प्रभावित लेकिन C1 से नहीं। तो सेम टू सेम जो पहला टाइप का था उसको हमने उल्टा कर देना है, NB ऋण A
बराबर एन बी ऋण एन ए सर्वनिष्ठ बी। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा एन बी कितना दिया गया था हमारे पास 50 ऋण ये कितना दिया गया है 30, तो हमारे पास एन बी ऋण ए बराबर जो आएगा वो आएगा 20। ठीक है, मतलब जो C2 से प्रभावित हो वो सिर्फ B हैं और जो C1 से प्रभावित हो वो सिर्फ 90 हैं। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन जो था हमारा अंतिम कंडीशन था रसायन C1 तथा C2 से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या की संख्या रसायन C1 और C2 दोनों से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो एन ए संघ बी आपको लिखना है। अंतिम कंडीशन में हमें क्या क्या दोनों से प्रभावित मतलब उन दोनों को सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है ना। फॉर्मूला क्या था ये एन ए प्लस एन बी एंड ऋण जो था एन ए सर्वनिष्ठ बी। ठीक है, तो बस हमें मान ज्ञात करना, मान ज्ञात कर लेंगे। तो का मान कितना गया है 20 दिया है, एन बी का मान कितना दिया गया है 50 दिया गया है और एन सर्वनिष्ठ बी का मान दिया गया ऋण 30। तो इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 में 30 गया 20 120 कितना 140। टोटल दो में से 140 व्यक्ति ऐसे हैं, 200 में से 140 व्यक्ति C1 तथा C2 दोनों रसायन से पीड़ित हैं। ठीक है, तो 140 व्यक्ति थे जो दोनों रसायन से पीड़ित थे, 90 व्यक्ति C1 रसायन से, जो 90 व्यक्ति थे वो C1 रसायन से पीड़ित थे और जो 20 व्यक्ति C2 रसायन से पीड़ित थे। मतलब 140 व्यक्ति दोनों ही रसायन से पीड़ित, 90 जो व्यक्ति थे सिर्फ C1 से और जो 20 व्यक्ति थे वह C2 से है। तो मैं होप करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के आपको लेटेस्ट वीडियो क्लास 11th 10th 9th एंड 12th से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किए तो वहाँ आप जो आपको समझ में आए आप मुझे दे सकते हैं या एक करके पूछ सकते हैं आप। तो होप आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है।